दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर रहा है। सवाल दो हैं। पहला, 2007 में बीएसपी सत्ता में कैसे आई थी, और दूसरा, क्या 2027 में बीएसपी दोबारा सत्ता में लौट सकती है। दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम हो गए हैं क्योंकि हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती जी ने एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्होंने मंच से ब्राह्मण समाज को सम्मान और हिस्सेदारी देने की बात कही है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर तेज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ब्राह्मण वोटर बीजेपी से टूटकर बीएसपी की तरफ आएगा, और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ब्राह्मण बीएसपी के साथ क्यों जाएगा। अगर पिछले राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है। जब जब बीएसपी कमजोर हुई है तब तब बीजेपी मजबूत हुई है, और जब जब बीएसपी मजबूत हुई है तब बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो फिर सवाल यह है कि क्या 2027 की तैयारी के तहत बीएसपी ने एक बार फिर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश शुरू कर दी है, या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है। दोस्तों, एक और सवाल जो अब जोर पकड़ रहा है, बीएसपी को अचानक ब्राह्मणों से इतना लगाव क्यों हो गया है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हर पहलू को तथ्यों और राजनीतिक संकेतों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टीवी डिबेट का जिक्र करना चाहता हूं। टीवी मीडिया में इस मुद्दे पर किस तरह की बहस चल रही है, ये जानना भी जरूरी है। इस चर्चा में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, मनोज रंजन त्रिपाठी। दोस्तों, आपने मनोज रंजन त्रिपाठी को कई मंचों पर देखा और सुना होगा, खास तौर पर अतीक अहमद के मामले में, और बीएसपी को लेकर उनके बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार जब बीएसपी प्रमुख ने ब्राह्मण कार्ड खेला तो मनोज रंजन त्रिपाठी ने इस पर जो टिप्पणी की वो काफी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि मायावती जी ऐसे ही अचानक सक्रिय नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें दिल्ली से सक्रिय किया गया है। अब ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर आप गौर करें तो लोकसभा चुनाव के बाद और पिछले करीबन 6-7 महीनों से मायावती अचानक तेजी से बढ़कर फिर सामने आई है। उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी रैली भी की है, और उन्होंने तमाम सारी बैठकें की, तमाम कोऑर्डिनेटर्स की बैठक की। उसमें लगातार अचानक मायावती का सक्रिय होना यह साफ तौर पर साबित करता है कि बीजेपी आला कमान, मतलब दिल्ली से, उनको सक्रिय किया गया है। और बड़ी सीधी सी बात है कि 2007 में मायावती ने एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि वो सरकार में आते ही मुलायम सिंह को जेल भेजेंगी। उस वक्त तक निठारी हो चुका था, मेरठ का कविता कांड हो चुका था, और इलाहाबाद में मदरसा कांड हो चुका था। और उस समय अमिताभ बच्चन एक स्लोगन देते थे कि उत्तर प्रदेश में है दम, क्योंकि जुर्म यहां है कम। इसको लेके जनता की नाराजगी थी, और मायावती ने जो जेल वाला बयान दिया उससे थंपिंग मेजॉरिटी हुई। सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण और दलितों को मिलाने में जो केमिकल और मेटल का प्रयोग किया वो सफल था। तो दोस्तों, आपने मनोज रंजन त्रिपाठी की ये बात सुनी। अब सवाल आपसे है, क्या आप उनकी इस राय से सहमत हैं? क्या वाकई बीएसपी किसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, और क्या बीएसपी बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है? दोस्तों, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये वही सवाल हैं जो टीवी डिबेट में एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी ने भी उठाए हैं। अब सच्चाई क्या है, राजनीतिक रणनीति या सिर्फ चुनावी शोर, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। संदीप चौधरी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बाकायदा सवाल उठाया। उन्होंने बीएसपी प्रमुख द्वारा ब्राह्मण कार्ड खेले जाने पर एक बड़ी डिबेट कराई, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े तमाम पैनलिस्ट को बुलाया गया था। सभी से यही पूछा गया कि क्या 2007 की तरह 2027 में भी बसपा सुप्रीमो सत्ता में वापसी कर सकती है। पार्टी से जो मैंने शुरू में कहा, ये बीजेपी की ही बी टीम की तरह काम कर रही है क्या? ये बीजेपी को जो नुकसान, जो संभावित आशंकित नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल रही है मायावती, आप ये कह रहे हैं? थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जिस तरीके से गत हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, जो 62 से संभवतः 33 के आसपास चली गई सीटें, उसके बाद ये बात समझ में आती है कि पिछड़े और दलितों की पॉलिटिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें अचानक तराजू पर मेढक तोलने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, एक को मनाओ 7वां कूद जाता है, 7वें को लाओ तो 11वां निकल जाता है। इन सबको एक करने के लिए लगा था। और ये पार्टी जो बैठक हुई थी पीएन पाठक के यहाँ, वो केवल इसीलिए हुई थी
इसमें कोई दो। इस दौरान संदीप चौधरी ने जो सवाल उठाए उस पर अब काफी आपत्ति दर्ज की जा रही है, खासतौर पर वे लोग जो बहुजन राजनीति की गहरी समझ रखते हैं इस सवाल से असहज नजर आ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह का सवाल कम से कम संदीप चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को नहीं करना चाहिए था। सवाल यह था कि क्या बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह सवाल एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से पूछ रहा है। यही वजह है कि इस बहस ने राजनीतिक हलकों के साथ साथ मीडिया जगत में भी नई चर्चा छेड़ दी है। इस वक्त चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार ब्राह्मण वोटर बीएसपी के साथ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सवाल पर आने से पहले जरूरी है कि हम एक कदम पीछे जाएं। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर 2007 में बीएसपी सत्ता में कैसे आई थी। इसको लेकर कई तरह की थ्योरी सामने रखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि 2007 की जीत की सबसे बड़ी वजह है ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इसे सतीश चंद्र मिश्रा फैक्टर से जोड़कर देखता है। अगर आपको याद हो तो 2007 के चुनाव के दौरान कई नारे पूरे प्रदेश में गूंज रहे थे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ता चला जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 2007 में सतीश चंद्र मिश्र फैक्टर निर्णायक था या फिर मान्यवर काशीराम फैक्टर, या फिर दोनों ही फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे। दोस्तों, ये बात भी याद रखना जरूरी है कि साल 2006 में मान्यवर काशीराम का निधन हो गया था और ठीक एक साल बाद 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में बीएसपी को ऐतिहासिक सफलता मिली, 206 सीटें। यहीं से ये बहस और गहरी हो जाती है, क्या ये जीत काशीराम जी की विचारधारा की अंतिम राजनीतिक लहर थी या फिर नई सामाजिक इंजीनियरिंग का नतीजा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 14 अप्रैल 1984 को जब बीएसपी का गठन हुआ था तब पार्टी का मूल आधार था बहुजन। नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन 2004 में जब सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी में सक्रिय भूमिका में आए तो पार्टी की रणनीति और भाषा दोनों में बदलाव दिखने लगा। 2007 आते आते नारा बदल गया, बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन राजनीति को समझने वाले लोगों का दावा है कि यही बदलाव बाद में चुनावों में बीएसपी के लिए भारी पड़ गया। उनका कहना है कि 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो या फिर 2022 का चुनाव, हर बार पार्टी अपने मूल सामाजिक आधार से दूर होती चली गई। हालांकि इस मुद्दे पर भी मतभेद है। हर राजनीतिक विशेषज्ञ का अपना तर्क है, अपना दावा है और अपनी व्याख्या है। अब सवाल यही है कि क्या 2027 में बीएसपी फिर उसी पुराने फॉर्मूले की ओर लौट रही है या ये सिर्फ एक चुनावी प्रयोग है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ठोस आंकड़े दिखाना चाहता हूं, इसके बाद हम जातीय समीकरण पर भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2007 में उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों पर चुनाव हुआ था। बीएसपी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और 206 सीटों पर जीत दर्ज की। उस वक्त बीएसपी का वोट शेयर लगभग 31% था। वहीं समाजवादी पार्टी को महज 97 सीटें मिली, बीजेपी 51 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें हासिल हुई। अब अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 का साल बीएसपी के लिए एक तरह से स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 21 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बाद तस्वीर तेजी से बदली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता पूरी तरह साफ हो गया, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो बीएसपी ने 10 सीटें जीती, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी एक बार फिर शून्य पर पहुंच गई। दोस्तों, ये बीएसपी के लगभग 40 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ जब पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में शून्य हो गई। और अगर राज्यसभा की बात करें तो इसी साल नवंबर 2026 में रामजी गौतम का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बीएसपी का किसी भी सदन में कोई सांसद नहीं बचेगा, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है। इसलिए पार्टी को कम से कम तब तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि बीएसपी के पास इतने विधायक भी नहीं है कि वो किसी नेता को राज्यसभा भेज सके। अब इसी संदर्भ में हम उस सवाल पर आते हैं, आखिर क्यों कहा जाता है कि जब जब बीएसपी कमजोर
हुई है, बीजेपी मजबूत हुई है। इसको समझने के लिए फिर से आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 206 सीटें, 31% वोट शेयर, बीजेपी 51 सीटें, लगभग 16% वोट शेयर। 2012 में बीएसपी 80 सीटें, बीजेपी 47 सीटें, लेकिन 2017 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बीएसपी सिमट कर सिर्फ 19 सीटों पर आ गई, जबकि बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 312 सीटें हासिल कर ली। यानी एक तरफ बीएसपी का ग्राफ तेजी से गिरा तो दूसरी तरफ बीजेपी का ग्राफ उसी रफ्तार से ऊपर गया। अब अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें, बीएसपी को महज 1 सीटें मिली और बीजेपी ने 255 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाई। अगर वोट शेयर देखें तो 2007 में बीएसपी का वोट शेयर करीब 31% था, जो अब सिमटकर लगभग 10 से 12% के बीच रह गया है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 2007 में करीब 16% था, जो बढ़ते बढ़ते अब लगभग 41% तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि इस 41% वोट शेयर में कौन कौन शामिल है। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक तथ्य को समझना जरूरी है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से स्वर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा, खास तौर पर ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया वर्ग, धीरे धीरे बीजेपी का कोर वोट बैंक बनता चला गया। यही वजह है कि आज बीजेपी की चुनावी मजबूती को जातीय और सामाजिक समीकरणों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज की आबादी करीब 17 से 19% मानी जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्राह्मण समाज का है, जो लगभग 8 से 10% के बीच में है। इसके अलावा राजपूत लगभग 5 से 6% हैं, वैश्य करीब 2% और भूमिहार व अन्य सवर्ण वर्ग मिलाकर लगभग 2 से 3% माने जाते हैं। अब अगर दलित समाज की भागीदारी देखें तो उत्तर प्रदेश में दलित वोट शेयर करीब 20 से 21% है। दलित समाज के भीतर भी सबसे बड़ा वोट बैंक है जाटव समाज, जिससे मायावती खुद आती हैं। इसके अलावा वाल्मीकि और अन्य दलित वर्ग लगभग 4 से 5%, पासी करीब 3.5%, कोरी लगभग 1% और धोबी भी करीब 1% के आसपास माने जाते हैं। यानी साफ है कि दलित समाज में सबसे बड़ा समूह जाटव है और सवर्ण समाज में सबसे बड़ा समूह ब्राह्मण है। वर्तमान राजनीतिक हालात में ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में ब्राह्मण समाज बीजेपी का साथ छोड़ेगा, और अगर छोड़ेगा तो उसे बीएसपी के साथ जाने से आखिर मिलेगा क्या। कहा जा रहा है कि इस वक्त ब्राह्मण समाज में बीजेपी को लेकर नाराजगी बढ़ी है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन विधायकों को, मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाई थी और साफ कहा था कि इस तरह की बैठक स्वीकार्य नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में मायावती जी का वो बयान सामने आया कि अगर ब्राह्मण समाज को सम्मान और हिस्सेदारी चाहिए तो वो बीएसपी के साथ जुड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य जानना भी बहुत जरूरी है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 40 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो बीएसपी ने 61 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 29 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। यही वजह है कि 2007 को लेकर कहा जाता है कि बीएसपी ने उस वक्त दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार किया था और उसमें कुछ हद तक ब्राह्मण समाज भी साथ आ गया था। इसी सामाजिक समीकरण के दम पर बीएसपी 2007 में सत्ता में पहुंची थी। अब सवाल यह है कि 2027 में बीएसपी सत्ता में कैसे आएगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2027 में बीएसपी तभी सत्ता के करीब पहुंच सकती है जब उसके साथ मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में जुड़े। आज भी ये माना जाता है कि दलित मुस्लिम समीकरण ही बीएसपी को सत्ता के शिखर तक ले जा सकता है, और अगर इसके साथ ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा भी बीजेपी से नाराज होकर 2027 में बीएसपी के साथ जुड़ जाता है तो फिर 2007 का इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है। हालांकि ये सब अभी राजनीतिक संभावनाएं हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बीएसपी 2007 को 2027 में दोहरा पाएगी? क्या ब्राह्मण समाज इस बार बीएसपी के साथ जुड़ सकता है, और अगर हाँ तो वो कौन सा फैक्टर होगा जो ब्राह्मण वोट को बीजेपी से बीएसपी की तरफ मोड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।